चलिए इलस्ट्रेशन 3 अब डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। ये क्वेश्चन सिंपल है थोड़ा, इलस्ट्रेशन 2 से थोड़ा ज़्यादा सिंपल कह सकता हूँ मैं इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एन इंडियन आईटी कंपनी इज प्लानिंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट थ्रू ए होली ओन सब्सिडरी इन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन चाइना विद अ सेल्फ लाइफ ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का सेल्फ लाइफ है इसका, यानी लाइफ यानी प्रोजेक्ट का लाइफ ही टोटल 2 ईयर्स का है। यानी सिंपल होने वाला क्वेश्चन ना। 1 ईयर सेकंड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, 2 ईयर्स का लाइफ होगा इस प्रोजेक्ट का। द इन्फ्लेशन इन चाइना इज एस्टिमेटेड एज 8%। देखिए इन्फ्लेशन चाइना में कितना है, 8% का इन्फ्लेशन है चाइना में। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर रिसीव्ड एट द ईयर एंड, और हम जनरली ईयर एंड ही लेते हैं जो भी कैश फ्लोज वगैरह। फॉर द प्रोजेक्ट एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज युआन कितना 30 लाख लगने वाला है, रुपी नहीं चाइनीज युआन में है ना। विल बी इन लैंड, लैंड अब एक खरीदोगे 30 लाख रुपीज देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मतलब जीरो ईयर में लगेगा आपका ये 30 लाख रुपीज। द लैंड विल बी सोल्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट कितने साल में कंप्लीट होगा, 2 साल में। कह दिया ना लाइफ ही इसका 2 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स के बाद ये सोल्ड हो जाएगा कितने में, 35 लाख चाइनीज युआन में सोल्ड हो जाएगा। तो देखिए ना 30 लाख में आप खरीदोगे, ठीक है, 35 लाख में बाद में बेच दोगे। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग, तो ऐसे भी आपको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपका डेप्रिसिएट कहाँ होता है, ऐसे भी लैंड तो एप्रिसिएट ही होता है लैंड का वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग की बात यहाँ पर आएगी नहीं। अब देखिए 30 लाख को आप 35 लाख में बेचोगे, तो क्या 5 लाख रुपीस इसका कैपिटल गेन हो रहा है। यस, इसका 5 लाख रुपीस कैपिटल गेन हो रहा है, और अगर नीचे टैक्स रेट दिया हुआ रहेगा तो कैपिटल गेन टैक्स हमें देना पड़ेगा। तो हमें ये पता चला, तो एटलीस्ट हमें अभी ये पता चला कि 30 लाख रुपीस हमारा जीरो ईयर में जाएगा लैंड खरीदने पर, और सेकंड ईयर में 35 लाख रुपीस हमारा आएगा जब हम लैंड को बेचेंगे, है ना। तो हमें 35 लाख रुपीस का सैल्वेज वैल्यू मिलेगा। द प्रोजेक्ट ऑल्सो रिक्वायर्स एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, तो कहाँ सिर्फ लैंड से तो नहीं चलेगा ना, प्रोजेक्ट में आपको एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स भी बनाना पड़ेगा। तो उसमें ऑफिस कॉम्प्लेक्स का बनाने का खर्चा लग जाएगा चाइनीज वन 15 लाख लग जाएगा, पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी ये भी जीरो ईयर में लगेगा। तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स तो जो है उसका वैल्यू डेप्रिशिएट होता है ना, जनरली होता है, पर लैंड का नहीं होता। इसलिए हमने लैंड में देखा कि 35 लाख में बिक रहा है, जो कि 30 लाख में खरीदा था, तो 5 लाख का फायदा भी देखा था। पर यहाँ पर जो ऑफिस कॉम्प्लेक्स है आप 15 लाख में खरीदोगे, 15 लाख में जीरो ईयर में खरीदोगे। द कॉम्प्लेक्स विल बी डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 2 ईयर्स टू ए जीरो सेल्वेज वैल्यू। तो देखिए ना डेप्रिसिएशन से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन 2 में भी आपको ये चीज समझा। अब ये फील करिए, आपको ये देखना होता है कि कितना पैसा जाएगा कितना पैसा आएगा, एंड उसी के बेसिस में हम प्रेजेंट वैल्यू में पुल करके अल्टीमेटली ये डिटरमाइन करेंगे कि आज की डेट में हमारा फायदा या ज्यादा है। कैश आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू, यानी कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा मतलब हमारा ज्यादा फायदा है, तो डेट मीन्स हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अल्टीमेटली हमें कैश फ्लो से मतलब होता है, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश आइटम, लेकिन डेप्रिसिएशन के थ्रू हमें टैक्स सेविंग मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है, अब ये लैंड में आपको कोई टैक्स सेविंग मिलेगा नहीं, नहीं है आपके, क्या पता लैंड में टैक्स लग सकता है, क्योंकि आप 30 लाख पे खरीदोगे 35 लाख पे बेचोगे, तो 5 लाख पे टैक्स लग सकता है आपका। चलिए एक बार रेट देख लेते हैं, टैक्स रेट क्या दिया हुआ है, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर चाइना ये 25%, देखिए ना द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन चाइना फॉर इनकम एंड कैपिटल गेन ऑल्सो। देखिए इनकम और कैपिटल दोनों में आपका टैक्स लगने वाला है 25% का। चलिए अच्छा हुआ ये देख लिया हमने। तो आप मुझे अब ये बताइए 30 लाख में आप लैंड खरीदोगे और 35 लाख में आप लैंड को बेचोगे, तो मुझे क्या पता चल रहा है, पता है जीरो ईयर और यहाँ पर सेकेंड ईयर है। यहाँ पर मैं 30 लाख रुपीस दे के खरीदूंगा लैंड को, और यहाँ पर मेरे पास 35 लाख रुपीस आ जाएगा बेचने पर। तो ये आउटफ्लो है ये इनफ्लो है, ये तो मुझे समझ में है। लेकिन क्या सेकंड ईयर में मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। यस, मुझे 5 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 5 लाख एक्स्ट्रा कमाया, 30 में खरीदा 35 में बेचा, तो 5 लाख पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा 25%। तो कितना आएगा 1,25,000। यस 1,25,000 मेरा टैक्स लग जाएगा, है ना। 1,25,000 मेरा टैक्स लग जाएगा। मतलब सेकंड ईयर में 35 लाख तो आएगा जिसको मैं बेचूंगा, उस पार्टी से मुझे मिलेगा, लेकिन 1,25,000 मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो देखा जाए तो नेट पे कितना आएगा, 33,75,000 तो नेट पे आएगा सेकंड ईयर पे। ये मुझे देखना है। तो मतलब इन केस ऑफ लैंड जीरो ईयर में मेरा 30 लाख रुपीस लगेगा, और सेकंड ईयर में मेरा नेट पे आफ्टर पेइंग टैक्स 25% का कैपिटल गेन टैक्स, टैक्स पूरा 35 लाख में मत दे देना, आपका इनकम पे यानी कैपिटल गेन तो 5 लाख की हुआ है उस पर टैक्स दोगे ना। तो यानी उस पर टैक्स देने के बाद 33,75,000 हमारे घर आएगा। तो क्या हम टेबल में इसे बैठा सकते हैं जीरो ईयर और सेकंड ईयर में। यस, तो देखिए अब जीरो ईयर में 30 लाख मैंने बैठाया, और सेकंड ईयर में 33,75,000 मैंने बैठा दिया, जो कि मैंने अभी आपके सामने निकाला यहाँ पर।
चलिए हमें लैंड पूरा समझ में आ गया। अब अगर ऑफिस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 15 लाख रुपीस हमारा जीरो ईयर में लगना है। एग्रीड, यस 15 लाख हमारा जीरो ईयर में लगना है। तो ये देखिए 15 लाख जीरो ईयर में हमारा खर्चा लग जाएगा, आउटफ्लो हो गया, मैंने नेगेटिव बैठा दिया यहाँ पर। अब मुझे बताइए क्या इस 15 लाख पे आपको टैक्स सेविंग मिलना चाहिए? यस, ये 15 लाख हमारा खर्चा है। तो इस खर्चे पे अगर आप देखोगे, आप बोलोगे सर 15 लाख रुपीस हमारा खर्चा है, गवर्नमेंट हमें टैक्स पे, इनकम पे टैक्स लेता है 25%, तो खर्चे पे टैक्स सेविंग देगा 25%। तो 15 लाख पे 25% टैक्स सेविंग देगा, यानी 15 लाख का 25% कितना होता है पता है? 3,75,000 होता है। आप कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए। तो ये 3,75,000 का जो टैक्स सेविंग क्या आपको आज ही मिल जाएगा कि डेप्रिसिएशन के थ्रू तोड़ तोड़ के मिलेगा? 2 सालों में डेप्रिसिएशन के थ्रू तोड़ तोड़ के मिलेगा। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 15 लाख पे 25% टैक्स सेविंग मिलेगा, यानी 3,75,000 टैक्स सेविंग मिलेगा, पर ये 2 सालों में डेप्रिसिएशन की वजह से 2 सालों में तोड़ के मिलेगा ये सेविंग। तो मैं डेप्रिसिएशन निकाल ही नहीं रहा, मैं सीधा कह रहा हूं कि 15 लाख पे 25% टैक्स सेविंग मिलना चाहिए, यानी कितना? 3,75,000 का टैक्स सेविंग मिलना चाहिए। ये 2 सालों में मिलेगा, यानी डिवाइड बाय 2, यानी 1,87,500 आ रहा है। और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी करना, आप कहोगे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 7,50,000, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा 7,50,000। अब इस पे हमें टैक्स सेविंग मिलेगा 25%, इस पे हमें टैक्स सेविंग मिलेगा 25%। तो 7,50,000 का 25% कितना होता है? 187,500। यहाँ पर भी 187,500, यानी ये आपको गवर्नमेंट से टैक्स सेविंग मिलेगा। ये आपका जो टैक्स आउटफ्लो उससे एडजस्ट हो जाएगा, मतलब आपका कम आउटफ्लो होगा, यानी ये टैक्स सेविंग कैश इनफ्लो की तरह आप समझिए, क्योंकि हम अलग से आउटफ्लो तो अलग से दिखाएंगे हम। तो आप यहाँ पर समझिए, इससे मुझे मतलब नहीं है, मेरा पैसा क्या जाएगा क्या आएगा उससे मुझे मतलब है। तो ये थोड़ी ना जा रहा है, मेरा पैसा तो शुरुआत में चला गया 15 लाख ऑफिस कॉम्प्लेक्स का, वो मैंने आउटफ्लो दिखा दिया। अब इसका टैक्स सेविंग मुझे मिलेगा कितना? डेप्रिसिएशन के थ्रू मुझे टैक्स सेविंग मिलेगा। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा मैं सीधा भी तो निकाल सकता हूँ, 15 लाख पे 25% मुझे टैक्स सेविंग चाहिए, यानी 3,75,000 टैक्स सेविंग चाहिए, पर ये 2 सालों में मिलेगा, यानी इसका आधा आधा। तो मैंने ये तरीका समझा, क्या फर्क पड़ता है? तो दोनों तरफ से हमें टैक्स सेविंग पता चल गया कि 187,500 हमारा टैक्स सेविंग होना चाहिए। और यहां पर इन्होंने बोला कि जीरो सेल्वेज वैल्यू, मतलब एंड में आप उसे बेच नहीं पाओगे, एंड में आपको जीरो मिलेगा। अच्छा अच्छा, आपने जीरो सेल्वेज वैल्यू मानते हुए डेप्रिसिएट 2 सालों में किया। चलिए एक बार ये दिखा देता हूं, फिर इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। तो ये देखिए डेप्रिसिएशन के नाम पे टैक्स सेविंग आपको मिल रहा है, तो ये दोनों क्या है? टैक्स सेविंग है ना, ये दोनों टैक्स सेविंग है। ध्यान रहे डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, वो कैश आउटफ्लो इनफ्लो नहीं होता है। लेकिन देखिए ना, अब हमने क्या गवर्नमेंट से पूरा 15 लाख का कॉम्प्लेक्स पे टैक्स सेविंग ले लिया। यस, हमने पूरा गवर्नमेंट से 15 लाख पे टैक्स सेविंग ले लिया, पूरा 15 लाख पे डेप्रिसिएशन करके उसका टैक्स सेविंग ले लिया। और हमने ये कहा गवर्नमेंट को पहले कि इसका तो सैलवेज कुछ मिलेगा नहीं, आप हमें पूरा टैक्स सेविंग दे दो, और उन्होंने आपको पूरा टैक्स सेविंग दे दिया। लेकिन बाद में ये कॉम्प्लेक्स जो है हमें लग रहा है कि 5 लाख में बिक जाएगा, इन गवर्नमेंट हमें पूरा 100% टैक्स सेविंग दे दे रहा है 2 साल में, लेकिन हम इसको बेचेंगे कितने में? 5 लाख में, एंड में बेच देंगे। तो क्या इसमें कैपिटल गेन एरेज नहीं होगा? अगर आप फुल डेप्रिसिएशन अवेल कर लोगे, फुल डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग अगर आप अवेल कर लोगे, तो बाद में आप जितने में बेचोगे उस पर आपका कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल गेन का मतलब क्या? आपका उस दिन का डब्ल्यूडीवी से कंपेयर किया जाएगा, तो उस दिन का डब्ल्यूडीवी तो नील रहेगा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन तो पूरा क्लेम कर लिया। तो डब्ल्यूडीवी सेकंड ईयर के एंड में नील रहेगा, पर आपको 5 लाख रुपीस मिलेगा। तो क्या 5 लाख रुपीस पूरा का पूरा आपका गेन नहीं है? यस, 5 लाख रुपीस पूरा का पूरा आपका गेन है। तो ये तो आपको मिल जाएगा बेचने पर इसमें गवर्नमेंट आपसे 25% टैक्स ले लेगा, यानी 1,25,000 आपसे गवर्नमेंट टैक्स ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि वो कहेगा कि हमने तो आपको पहले पूरे डेप्रिसिएशन दे दिया। अगर पूरा डेप्रिसिएशन नहीं देते तो डब्ल्यूडीवी कुछ होता, उससे कंपेयर किया जाता। तो यहां पर 5 लाख रुपीस जो है, ये 5 लाख रुपीस आपको मिलेगा, तो गवर्नमेंट आपसे इस पे टैक्स ले लेगा कितने का? 25%, यानी 1,25,000 टैक्स ले लेगा, यानी अल्टीमेटली मेरे घर आएगा 3,75,000। ये मुझे समझ में आया। तो यानी अल्टीमेटली मेरा कहना ये है, मेरा 15 लाख यहां पर लग रहा है, मेरा 15 लाख यहां पर लग रहा है, और मैंने क्लेम ले लिया इतना, और इसलिए मेरा कैपिटल गेन टैक्स जो आया वो कैसे आया? 5 लाख रुपीस मुझे मिल रहा है, यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 लाख रुपीस आपको मिल रहा है और 1,25,000 आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं आपको क्लियर कट समझा रहा हूँ, अब मेरी बात समझिए। अगर हम इस तरीके से नहीं सोचे, हम दूसरे तरीके से सोचे, तो बताइए 15 लाख रुपीस मेरा कॉम्प्लेक्स का लगेगा। अगर मैं पहले ये सारा हिसाब करता गवर्नमेंट के साथ और मैं कहता कि 5 लाख रुपीस तो मुझे बाद में मिल जाएगा, 15 लाख आज लग रहा है, 5 लाख मुझे बाद में मिल जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा लग कितना रहा है? 10 लाख रुपीस लग रहा है। तो 10 लाख रुपीस में मुझे टैक्स कितना सेविंग मिलना चाहिए? क्योंकि 15 लाख लगेगा तो क्या हुआ, 5 लाख बाद में आ जाएगा ना। तो 10 लाख रुपीस से तो अल्टीमेटली खर्चा है, तो 10 लाख रुपीस में मुझे 25% यानी 2,50,000 का ही मुझे टैक्स सेविंग मिलना चाहिए। एग्री? 2,50,000 का टैक्स सेविंग मिलना चाहिए, पर मैंने टैक्स सेविंग कितना लिया? ये दोनों मिला के 3,75,000 का टैक्स सेविंग लिया। तो आप ऐसे भी समझ सकते कि इसको मिलना चाहिए था 2,50,000 का टैक्स सेविंग, क्योंकि इसने 15 में खरीदा है और 5 में बेचा है ना।
तो यानी 10 लाख ये इसका खर्चा, 2,50,000 इसको टैक्स सेविंग मिलना चाहिए, पर इसने टैक्स सेविंग ले लिया कितना, 3,75,000। एक्सेस कितना लिया इसने, एक्सेस 1,25,000 लिया ना, जो कि रिवर्स हो गया, नहीं इसलिए 1,25,000 टैक्सेबल हो जा रहा है। तो आप ऐसे भी समझिए या फिर आप कैपिटल गेन समझ लीजिए, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन तो पूरा अवेल कर लिया, तो एंड में आपका डब्ल्यूडीवी क्या आ गया, एंड में आपका डब्ल्यूडीवी आ गया नील। तो जब आपका एंड में डब्ल्यूडीवी नील आएगा और आप उससे ज्यादा पे बेचोगे तो पूरा पे कैपिटल गेन अराइज होगा, बस बात खत्म। अलग अलग तरीके से कैसे भी आप सोच सकते हो। तो क्या मैंने आपको ये भी समझा दिया, यस ये दोनों मैंने डेप्रिसिएशन टैक्स सेविंग भी समझा दिया, और ये मेरा नेट जो घर पे आएगा आफ्टर कैपिटल गेन टैक्स देने के बाद मेरे घर पे आएगा 5 लाख आएगा कबाड़ी वाले से समझ लीजिए, और 1,25,000 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो ये नेट हो गया हमारा, हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं चाहे तो 5 लाख माइनस 1,25,000। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ ही आप देख सकते हो, है ना। चलिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं इसको काट देता हूँ, बाद में आप टोटल में नहीं ले लोगे गलती, चलो ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्या पूरा पैराग्राफ अच्छे से समझ लिया, यस मैंने यहाँ तक पूरा पैराग्राफ भी समझा, और मजे की बात कि हमने इसको पूरे उसमें भी डाल दिया है ना, हमारे चार्ट में अच्छी तरीके से डाला, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वापस से फटाफट रिवाइज करा देता हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। लैंड खरीदा 30 में, 35 में बेचा, तो आपका टैक्स लग जाएगा 5 लाख पे 25%, यानी 1,25,000, यानी अल्टीमेटली 35 लाख माइनस 1,25,000 टैक्स लग गया आपका, है ना, ये समझा। ऑफिस कॉम्प्लेक्स पूरा अच्छे से समझा, 15 लाख में खरीदा, आउटफ्लो हुआ, टैक्स सेविंग मिल गया दोनों ये, और बाद में 5 लाख में अपने बेचोगे तो 5 लाख आप बेचोगे, लेकिन 1,25,000 आपका टैक्स लग जाएगा। चलिए तो समझ में आया आपका यहाँ पर, चलिए यहाँ पर पूरा समझ में आया, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक पूरा क्लियर है। यानी फर्स्ट पैराग्राफ वी आर डन, हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब आगे हम बात करेंगे जो जीडीआर है ना, इसके बारे में बात करूंगा, थोड़ा रुक के, ये पुल करने के लिए काम आएगा। ये पैराग्राफ एक बार होल्ड पे रखिए, नीचे आते हैं एक बार। द एनुअल सेल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ चाइनीज 500 पर यूनिट, यानी आप सेल करोगे 10,000 यूनिट्स, ठीक है, एनुअल है ये, देखिए एनुअल सेल करोगे, यानी हर साल 10,000 यूनिट्स आप बेचोगे 500 चाइनीज वन पे, तो कितना आएगा 500 इंटू 10,000, यानी कितना आएगा 50 लाख आता है क्या, इतना आपको मिलेगा सेल करने पर। द प्राइस ऑफ यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अच्छा हर साल, ये तो आपका हर साल इन्फ्लेशन से बढ़ती भी जाएगा आपका प्राइस जो है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपका, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितने हैं, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 40% ऑफ सेल, तो आपका जो सेल है उसका 40% वेरिएबल खर्चा लगेगा। फिक्स खर्चा भी है आपका पर ईयर है फिक्स खर्चा, एक बार का नहीं, 22 लाख चाइनीज वन का पर ईयर फिक्स खर्चा भी आपका। और ये सारे एक्सपेक्टेड टू राइज एट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो भैया इन्फ्लेशन बताओ तो कितना है, ये तो हमें अभी तक इन्फ्लेशन इन्होंने बताया ही नहीं है, तो हमें इन्फ्लेशन तो पता होना पड़ेगा। ऊपर कहीं पर इन्फ्लेशन बताया था क्या अभी तक, एक बार चेक कर लेता हूँ, ऊपर इन्फ्लेशन वगैरह अभी तक नहीं बताया, नीचे मतलब बताएगा। द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन चाइना फॉर इनकम एंड कैपिटल इज 25% एंड एज पर जीओआई पॉलिसी नो फर्दर टैक्स विल बी पेएबल इन इंडिया। चलो अच्छी बात, इंडिया में फर्दर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। द करंट स्पॉट रेट आपका दिया हुआ है 1 चाइनीज वन इक्वल ₹9.50, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है इंडिया का, चाइना का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और इंटरनेशनल पैरिटी कंडीशंस होल्ड है। मतलब आपको यहाँ पर कौन सा थ्योरी लगाना पता है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था ना फॉरेक्स में, इंटरेस्ट रेट पैरिटी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था फॉरेक्स में, रिविजनरी वीडियो भी यूट्यूब में वहां पर भी समझाया है, तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पर, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर अब बस हमें जरूरत है तो क्या, इन्फ्लेशन की हमें जरूरत है, तो वो इन्फ्लेशन हमें चेक करना है कि कहाँ पर है इन्फ्लेशन का रेट, दिया हुआ नहीं है क्या, ये रहा यहाँ पर दिया हुआ है, पहले ही छिपा हुआ है। द इन्फ्लेशन इन चाइना इज एस्टिमेटेड एज 8%, 8% का इन्फ्लेशन होगा। तो आप समझिए, आप हमेशा ये माना है जो डेटा दिया हुआ है ना, करंट डेट के हिसाब से डेटा दिया हुआ है, यानी सारे जीरो ईयर के डेटा है। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था जीरो ईयर वहां पर मेंशन किया था, यहाँ पर मेंशन अगर नहीं भी किया है तो भी ये सारे करंट ईयर के डेटा है। तो मतलब कहने का मतलब जो आपका सेल आएगा ना, ये जीरो ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल आएगा 500 यूनिट्स पे 10,000, 500 रुपीज, सॉरी 500 चाइनीज वन पर यूनिट करके 10,000 यूनिट्स का रेवेन्यू आएगा। पर मेरी बात समझिए, अगर 500 आज है, अगर 500 आज के हिसाब से है, पर इन्फ्लेशन तो 8% होगा, तो फर्स्ट ईयर में पर यूनिट कितने में बिकेगा, 500 प्लस 8% कर सकता हूं मैं, यानी देखा जाए तो 540 में बिकेगा फर्स्ट ईयर में पर यूनिट, और नेक्स्ट ईयर कितने में बिकेगा, इस 540 पे 8% प्लस कर दो, यानी 583.2 में बिकेगा।
तो मुझे पता चला फर्स्ट ईयर में यूनिट पर यूनिट 540 रुपीज करके बिकेगा आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, और सेकंड ईयर में आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन 583.2 में बिकेगा। तो मुझे 540 को 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 54 लाख आएगा। मुझे 583.2 को 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 58,32,000 आएगा। तो ये क्या मेरा रेवेन्यू है मेरा, है ना। तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। तो क्या मेरा रेवेन्यू इनफ्लो होता है? यस, मेरा रेवेन्यू इनफ्लो होता है। ये रेवेन्यू मैंने यहाँ पर दिखा दिया, 54 लाख, 58,32,000 मैंने इनफ्लो दिखा दिया। यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो 8% एडजस्ट होगा यहाँ पर। तो ये हमने रेवेन्यू दिखा दिया, आपका सेल मैंने दिखा दिया। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक, है ना। फिर आगे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे देखिए, आगे हमें क्या बताया गया। आगे इन्होंने हमें बताया कि वेरिएबल खर्चा लग जाएगा 40%। तो सेल का 40% आपका वेरिएबल खर्चा लग जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो आपका जो 54 लाख है इसका 40% कर लीजिए। 54 लाख का 40% कितना होता है देख लीजिए, 21,60,000 होते हैं। और उधर 58,32,000 का भी 40% देख लीजिए। 58,32,000 का 40% अगर आप देखोगे तो 23,32,800 आ रहा है, यानी हमने वेरिएबल कॉस्ट ले लिया। तो ये तो हमारा पहले वाला इनफ्लो है, दूसरे वाला हमारा क्या आउटफ्लो है, इसलिए ब्रैकेट में है। फिर आगे अब देखिए, यहां पर अगर मैं सेल और कॉस्ट की बात करूं तो इसमें मेरा टैक्स बनेगा ना। अगर रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चा कम है, तो टैक्स बनेगा। अब हम चाहते तो हम यहां पर क्या कर सकते, पता एक और फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो भी हम ले सकते थे, तब हम नेट करते तो ज्यादा बेटर रहता। तो चलिए यहाँ पर आपको मैं एक और चीज दिखा देता हूँ। मेरा एक सेल से पैसा आएगा, जो रेवेन्यू से पैसा आएगा 10,000 यूनिट्स को बेचने पर। फिर वेरिएबल खर्चा 40% लगेगा। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग खर्चा भी तो 22 लाख लगेगा, लेकिन इस 22 लाख में भी 8% का एडजस्टमेंट करना है। तो एक काम करते ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा के थोड़ा सा बदलाव करता हूँ यहाँ पर, आपके लिए एग्जाम में भी थोड़ा सा कम मेहनत होगा। आप अलग अलग से नेट ऑफ टैक्स करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मेरा कहना है ये कि ये जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है इसको हम यहाँ ले जाते हैं। ये खर्चा यहाँ आ गया, 22 लाख होना है खर्चा, 22 लाख खर्चा होना है आपका, ये आपको समझना है। 22 लाख खर्चा होना है, तो 22 लाख खर्चा होना है, इस पे हमारा 8% का इन्फ्लेशन भी तो है। तो आपका 23,76,000 आ रहा है, प्लस 8% कर दो, 25,66,80 आ रहा है, यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया यहाँ पर भी। यहाँ पर भी इन्फ्लेशन लग गया कितने का, 8% का इन्फ्लेशन लग गया। सब पे लगा, इसमें भी लगा। इसमें इसमें आप बोलोगे सर क्यों नहीं लगा, इन्फ्लेशन वाले फिगर से तो लिया है। 54 लाख ऑलरेडी इसमें इन्फ्लेशन है, तो इन्फ्लेशन वाले फिगर से तो ये 40% लिया है, तो सर इसमें क्यों लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। अगर आप 50 लाख से 40% निकालते हैं, मान लीजिए 0th ईयर में 50 लाख लगना है, इसका 40% लेते तो 20 लाख, फिर उस पर 8% लगाते तो 21,60,000 आता। तो इन्फ्लेटेड वाले वैल्यू से तो हमने 40% लिया, तो फिर से थोड़ा इन्फ्लेशन लगाएंगे। 50 लाख से पहले निकालते 40%, तो 20 लाख आता, उस पर 8% करते तो 21,60,000 आ जाता। तो हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर अल्टीमेटली सेल ले लिया मैंने, इनफ्लो ले लिया, फिक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लिया। अब मैं सीधा इस पे टैक्स एक्सपेंसेस निकालूंगा ना, क्योंकि मैंने पहले टैक्स एक्सपेंस अलग से दिखाया था, टैक्स सेविंग अलग से दिखाया था। अब मैं सीधा इस पे क्या कर सकता हूं, टैक्स एक्सपेंसेस सीधा बता सकता हूं इस पे मैं। तो टैक्स एक्सपेंसेस कितना है हमारा, कितना है, 25% है सब में, है ना। तो यहां पर आप देखिए, पहले का जो डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग तो हमने पहले ही ले लिया, तो उसका यहां पर लेने की जरूरत नहीं है। हमने पहले उधर ऊपर का हिस्सा हमने पहले ही कर दिया। लैंड में कोई टैक्स सेविंग था नहीं, टैक्स लगना था, हमने दिखा दिया। ऑफिस कॉम्प्लेक्स में टैक्स सेविंग भी दिखा दिया था, कैपिटल गेन टैक्स भी दिखा दिया। तो ऊपर की बात ऊपर ही खत्म। अब नीचे बात होगी सेल, कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखिए ना, 54 लाख रुपीस मेरा सेल का पैसा है, तो इसमें टैक्स बनता है। तो क्या हो, मुझे 21,60,000 का टैक्स का सेविंग भी मिलेगा, तो इसको माइनस करूंगा, इस पर टैक्स नहीं लगेगा मेरा, इतना कम पे लगेगा। फिर माइनस 23,76,000, इस पे भी कम टैक्स लगेगा, यानी 8,64,000 भी टैक्स लगेगा मेरा, कितना, 25%, यानी 216,000 मेरा टैक्स लगने वाला है यहाँ पर, है ना। और दूसरे वाला उधर भी देख लेते हैं, 58,32,000 माइनस 23,32,800 माइनस 25,66,80, 933,120 आ रहा है, इसका 25% कितना गया, 233,280। तो ये टैक्स का खर्चा है, ये खर्चा हमें, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना है, मतलब आउटफ्लो है हमारा। और अब अगर देखोगे कि सब में देखिए पैरिटी इन इन्फ्लेशन का, तो इसकी वजह से आप देखिए दोनों में गैप भी हुई है। 2,16,000 प्लस 8% करोगे, देख लेते 2,16,000 प्लस 8% करोगे, 233,280 आ ही रहे। तो मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं पढ़ा। लैंड लिखा, कैपिटल गेन हुआ, तो मैंने जो पैसा नेट मिलेगा दिखाया, ये लगेगा, ये नेट पे आएगा।
ऑफिस कॉम्प्लेक्स ये लगेगा, टैक्स सेविंग 2 सालों में आएगा, फिर ये नेट पे आएगा। फिर मैंने सेल्स का पैसा कितना आएगा दिखाया, वेरिएबल खर्चा कितना होगा दिखाया, फिक्स खर्चा कितना होगा दिखाया, फिर नेट पे तो टैक्स लगेगा इन तीनों का। अब अलग अलग भी दिखा सकते थे, 54 लाख को नेट ले लेते, इसको नेट ले लेते, पर हम ऐसा नहीं करें। हम तीनों को एक साथ करके हम बता रहे कि सेल इतना, कॉस्ट इतना, फिक्स कॉस्ट इतना, यानी नेट इनकम जो है, नेट इनकम पे हमने टैक्स दिखा दिया। तो ये हमने टैक्स दिखा दिया, तो अब ये करने पर हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, हमारा नेट आ जाएगा। तो जीरो ईयर में हमारा एक 30 लाख लग रहा है, एक 15 लाख लग रहा है, यानी 45 लाख हमारा कितना लग रहा है, जीरो ईयर में 45 लाख लग रहा है हमारा, ये हमें पता चल गया। फिर आगे यहां पर हम कर लेंगे 187,500 में मिल रहा है, तो चलिए टोटल कर लेते हैं। 187,500 हमारा आएगा टैक्स सेविंग से, 54 लाख हमारा आएगा, माइनस 21,60,000 जाएगा, फिर माइनस 23,76,000 जाएगा, माइनस 2,60,000 भी जाएगा, यानी 83,550 परफेक्ट आ रहा है, मैच है। अब इधर भी देख लेते हैं, इधर हमारा लैंड से आएगा 33,75,000 आएगा, और 1,87,500 आएगा, फिर इसके बाद 3,75,000 आएगा, फिर इसके बाद 5,832,000 आएगा, फिर माइनस 2,332,800 जाएगा, 2,332,800 जाएगा, 2,566,080 जाएगा, माइनस 2,33,280 जाएगा, यानी 4,637,340 नेट पे आएगा। तो यानी हमने निकाल लिया जीरो ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्या जाएगा, क्या आएगा, हमने सारा निकाल लिया। अब इसे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे। तो कौन से रेट से प्रेजेंट वैल्यू में पुल करेंगे, तो उसके लिए तो हम देखेंगे ना हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या है क्या नहीं, तो वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर कौन से रेट से पुल करना है, मतलब ये पुल होगा, ये पुल होगा, कौन से रेट से पुल होगा, ये हमें अब जानना है। तो ये जानने के लिए हम आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे क्वेश्चन को। तो आगे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ, ये पैराग्राफ आपको याद है हमने छोड़ा था, ये जीडीआर से रिलेटेड है। मेरा पहले वीडियो में मैंने जीडीआर से रिलेटेड बात किया था कि जीडीआर का मतलब क्या होता है, कि जब हम ग्लोबल यानी ग्लोबली जब हम फंड रेज करते हैं तो हम इक्विटी से सीधा नहीं दे सकते। मतलब मैं अगर मान लीजिए चाइना वालों से मैं पैसा उठाना चाहता हूँ, पैसा लेना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं सीधा अपना सेट यहाँ से भेज दूंगा और चाइना वाले मुझे पैसा दे देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर जीडीआर वगैरह होता है, जीडीआर वगैरह इशू करते हैं, आईडीआर इशू होता है, एडीआर इशू होता है ना। तो इसके थ्रू पैसा रेज किया जाता है, मतलब वहां पर डायरेक्टली शेयर के थ्रू नहीं किया जाता, दो कंट्री के बीच में जीडीआर वगैरह के थ्रू पैसा रेज किया जाता है। तो यहाँ पर डीप नहीं जा रहा हूं मैं, ये शायद मैंने आपको रेगुलर क्लास में समझाया था जीडीआर के बारे में, जहां तक मुझे याद है। तो अभी आगे आप देखिए आगे क्या हो रहा है, द कंपनी इज प्लानिंग टू रेज द रिक्वायर्ड फंड्स थ्रू जीडीआर इशू इन मॉरिशियस। तो जीडीआर इशू करके वो मॉरिशियस से पैसा उठाएगा। Each GDR will have 5 common equity shares of the company as underlying security, यानी 5 शेयर का एक GDR बनेगा, which are currently trading at ₹200 पर शेयर। यानी एक मतलब एक GDR जो है ना वो 5 शेयर से बनेगा, और एक शेयर का प्राइस कितना है, ₹200 करके एक शेयर का प्राइस है। तो हमें पता चला कि हाँ चलो ठीक है, जीडीआर के थ्रू उठाएंगे, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें पता चला कि एक शेयर को अगर हम इशू करेंगे तो ₹200 हमें मिलेगा पैसा, एक शेयर को हम इशू करेंगे तो ₹200 मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, जीडीआर के थ्रू इशू करोगे तो 1 जीडीआर पे 5 शेयर होगा, है ना। मतलब कुछ नहीं, एक जीडीआर एनवेलोप पे उसके अंदर 5 शेयर डाल दिए, वो जीडीआर बन गया। तो एक जीडीआर में ₹1000 आएगा आपका, चलो समझ में। पर अगर हम शेयर के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हमारा शेयर पे ₹200 आना है। द कंपनी इज करेंटली पेड द डिविडेंड ऑफ 25%, which is expected to grow at 10% per annum. The total issue cost is estimated to be 1% of issue size. तो आपका जो इशू करोगे ना उसका 1% आपका इशू कॉस्ट लग जाएगा। तो मतलब देखिए ना, हम अगर जीडीआर की बात करें या शेयर की बात करें, हम शेयर के हिसाब से बात करें, बात एक ही है। हम कहेंगे कि एक शेयर ₹200 आएगा तो 1% उस पर जाएगा, तो 200 पे 1% जाएगा, यानी 2% ₹2 जाएगा। 200 का 1% ₹2 होता है, तो 200 पे ₹2 जाएगा, आएगा कितना, 198। अगर हम 1000 के हिसाब से बात करें तो 1000 में 5 शेयर होते हैं, ₹1000 आएगा तो ₹1000 पे 2% जाएगा, यानी ₹10 आएगा, यानी 990 आएगा आपका। तो अगर आप जीडीआर वाइज देखोगे तो एक जीडीआर में ₹990 आएंगे, 990 आएगा। अगर आप शेयर वाइज देखोगे तो एक शेयर में 198 आएगा, है ना, और 198 इंटू 5 कीजिए तो 990 होता है। तो मतलब कुल मिला के हमारा कॉस्ट लग रहा है, इशू कॉस्ट लग रहा है यहाँ पर हमारा। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि डिविडेंड दिया जाएगा एवरी ईयर। कंपनी हैज करेंटली पेड द डिविडेंड ऑफ 25%, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 10% पर एनम, और फेस वैल्यू ₹10 है। यानी यहाँ पर आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, चलिए यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको। जैसे जीरो ईयर है, फर्स्ट ईयर है, हमें पता चला कि जो प्राइस ऑफ शेयर अगर हम बात करें, जीडीआर के हिसाब से भी बात कर सकते हो, पर मैं शेयर के हिसाब से समझा देता हूँ, बाद में जीडीआर के हिसाब से भी समझा दूंगा आपको मैं। प्राइस ऑफ शेयर जीरो ईयर को कितना है, 198 है, क्योंकि 200 नहीं आएगा, ₹2 आपका इशू कॉस्ट लग जाएगा, यानी प्राइस ऑफ शेयर आपका 198 होगा। अब मुझे डिविडेंड देना है, कब देना है डिविडेंड में, अब आज मैं शेयर इशू करूंगा तो डिविडेंड आज दूंगा कि 1 साल के बाद हर साल दूंगा,
हर साल 1 साल के बाद ही तो हर साल दूंगा, फर्स्ट ईयर से डिविडेंड देना चालू करूंगा। तो मुझे D1 चाहिए कि D0 चाहिए? मुझे D1 चाहिए। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर इन्होंने बोला करेंटली पे किया डिविडेंड 25%। और ऑब्वियस सी बात है, डिविडेंड हमेशा, डिविडेंड यील्ड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ डिविडेंड की बात हो रही है। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू में दिया जाता है। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। यहां पर फेस वैल्यू आपको दिख रहा होगा, ये रहा फेस वैल्यू, यहां पर आपको 10 रुपीज दिख रहा होगा, है ना? फेस वैल्यू में 10 रुपीज दिख रहे हैं यहाँ पर। तो 10 रुपीज का फेस वैल्यू यहाँ पर, तो 10 रुपीज पे 25% डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू पे डिविडेंड दिया जाता है। अगर डिविडेंड यील्ड होता है तो मार्केट वैल्यू पे लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा? 2.5 रुपीज का डिविडेंड दिया जाएगा। यस, मुझे पता चला कि 2.5 का डिविडेंड तो करेंटली दिया गया यहाँ पर फर्स्ट ईयर में तो डी वन और इन्होंने का ग्रोथ है 10% का। देख लीजिए, ग्रोथ जो है 10% का है। तो आप मुझे बता सकते हो D1 कितना होगा? यानी मेरा कहना ये कि D0 जो है वो 2.5 है, पर D1 जो होगा वो 2.5 प्लस 10% होगा, यानी 2.75 होगा आपका। यानी यहां पर मुझे पता चला D1 2.75 होगा, और आगे भी 10% से ग्रो होते जाएगा जिंदगी भर। तो आपको याद है मैंने सिखाया था कि 2.75 है, आगे भी ग्रो होते जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट जो है, जो रिक्वायर रेट है, हमें नहीं पता कितना रिक्वायरमेंट, इसमें हम ग्रोथ को माइनस कर देते हैं, यानी आर ई माइनस जी। यानी कहने का मतलब ये P0 इक्वल D1 बाय आर ई माइनस जी निकालते ना। और इसको मैंने रेगुलर क्लास में बिना फॉर्मूला के तरीके से समझाया, पर एक बार मैं यही यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में सेट हो चुका है। तो यहाँ पर P0 इक्वल D1 बाय आर ई माइनस जी मैंने आपको समझाया यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे अल्टीमेटली क्या, P0 198 है, प्राइस 198 आपका इतना ही मिलेगा आपको, है ना? ये P0 है। D1 कितना है? 2.75 है। 2.5 नहीं, ग्रोथ लगाने के बाद 2.75 है। आर ई हमें निकालना है, ये तो हमारे पास नहीं है। ग्रोथ हमें दिया हुआ 10%, यानी 10/100 यानी 0.10 हो गया। तो डेट मीन्स अब इससे हमारा आ जाएगा आर ई माइनस 0.10 इक्वल कितना आएगा? 2.75/198। और अगर मैं इसको भी उधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा प्लस 0.10। तो हम देख लेते कितना आता है। 2.75 प्लस डिवाइडेड 198 प्लस 0.10, ये आ रहा 0.1138, यानी 0.1139 लिख सकते हैं। और 0.1139 का मतलब क्या? 11.39%, क्योंकि 11.39% यानी 11.39/100, यानी 0.1139 ही तो आएगा। तो 0.1139 का मतलब ही हो गया आपका 11.39%। जैसे 10% को मैंने 0.10 लिखा। तो यहाँ पर मुझे पता चल चुका है कि 11.39% ही हमारा इफेक्टिव कॉस्ट लग रहा है फंड्स उठाने में। यानी हम जो जीडीआर के थ्रू पैसा इकट्ठा करेंगे ना, वो पैसा इकट्ठा करने पर हमारा कॉस्ट लगेगा 11.39%। तो ये हमारा रिक्वायरमेंट होगा, मानेंगे? तो 11.39% हमने इस तरीके से निकाला। यानी कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आप जीडीआर, आप कहोगे सर जीडीआर के हिसाब से भी बता दो, तो भी बता दूंगा मैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। चलो मैं ये मिटा रहा हूँ, जीडीआर के हिसाब से भी मैं बता सकता हूँ आपको, मैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए, अगर हम जीडीआर के बेसिस में सोचेंगे तो हम कहेंगे कि एक एक शेयर, 5 शेयर में एक जीडीआर होता है। तो आपका जीडीआर का प्राइस कितना होगा? 1000 हम एक जीडीआर से पैसा रेस करेंगे, क्योंकि 5 शेयर का एक जीडीआर होगा। 1000 रुपीज पैसा रेस होगा, उसमें 1% इशू कॉस्ट लग जाएगा, तो प्राइस तो 990 होगा, है ना, एक जीडीआर का। और फर्स्ट ईयर में डिविडेंड मिलेगा, एक शेयर पे डिविडेंड मिलेगा 2.75। तो 5 शेयर का एक जीडीआर है ना, तो इंटू 5 कर देंगे, कितना आएगा? 13.75। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको निकालना है प्राइस से 991 जीडीआर का, डिविडेंड दिया जाएगा 13.75, आर ई माइनस जी, ग्रोथ 10%। आप निकाल लीजिए इसका, 13.75 डिवाइडेड 990 प्लस 0.10, यही आने वाला है, यही आएगा 1.1139, यानी 11.39% ही आएगा। आप जीडीआर के थ्रू सोचिए, शेयर के थ्रू सोचिए, बात तो एक ही परसेंटेज तो वही आने वाला है। तो क्या मैंने आपको समझा दिया जीडीआर के थ्रू हम कैसे निकालते हैं? यस, हमने समझ लिया यहाँ पर। तो आप देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक शेयर से आपका जीडीआर में प्रोसीड्स आएगा 200 रुपीज, इशू कॉस्ट लगेगा हमारा 2 रुपीज, तो हमारा नेट रिसिट्स आएगा 198 पर शेयर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, पर शेयर है ये। अब देखिए, D0 हमारा 2.5 है, क्योंकि फेस वैल्यू में 25% दिया जा रहा है। तो D1 तो आपका 2.75 होगा ग्रोथ लगाने पर। फिर वही ये फॉर्मूला जो हमने समझा हुआ है ऑलरेडी रेगुलर क्लास में, उसके हिसाब से मैंने 11.39 निकाल लिया। अब यही 11.39 से हम क्या करेंगे? हम पुल कर लेंगे। तो 835500 को मैंने पुल किया तो मेरा आया 750067, और मैंने 463734 से पुल किया तो मेरा ये आया। तो ये सारे बताओ किस पे आ रहा है? ये सारा एनपीआर में आ रहा है, ये सारा का सारा एनपीआर में आ रहा है। सब तो एनपीआर है, सारे के सारे तुमने एनपीआर में लिए, है ना। नेपाली जो करेंसी है ना, एनपीआर, उसी में तो सारा लिया। यहाँ पर नेपाल में तो कर रहा है, नेपाल में तो कर रहा है, चाइना है क्या? सॉरी, एनपीआर क्यों हुआ ना, चाइनीस वन, चाइनीस वन, एनपीआर पहले था सर। ये सारे चाइनीस वन पे गलती से एनपीआर दिमाग में आ गया, दूसरे क्वेश्चन में है। ये क्या है? चाइनीस वन है। चाइनीस वन में सारे के सारे वैल्यू जो चाइनीस वन में हमने निकाले, तो चाइनीस वन में हमें पता चल रहा है कि हमारा नेगेटिव आ रहा है।
एनपीवी क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव आ रहा है -12473। तो बताइए क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया अच्छी तरीके से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लैंड का जो सेल्वेज आएगा दिखाया, कैपिटल गेन एडजस्टमेंट किया। ऑफिस का कॉम्प्लेक्स का डेप्रिसिएशन सेल्वेज है, कैपिटल एडजस्टमेंट किया। सेल्स दिखाया, कॉस्ट दिखाया, फिक्स खर्चा दिखाया, टैक्स दे दिया। नेट हमारा पैसा पता चल गया क्या क्या प्रेजेंट वैल्यू में, कहाँ जीरो ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्या क्या वैल्यू है। अब पुल करना है, पुल करने के लिए जीडीआर का कंसेप्ट के थ्रू हमने रिक्वायर्ड निकाल लिया। जीडीआर से पैसा हो, यहाँ पर कोई डेट इक्विटी का बात नहीं किया, यहाँ पर सिर्फ जीडीआर यानी शेयर के थ्रू पैसा रेस होगा, तो डेट का यहाँ पर कोई बात नहीं है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से हमने जीडीआर का लेके हमने इस तरीके से क्या किया, हमने 11.39% हमने निकाला था, और उसी से हमने पुल किया, तो हमारा अल्टीमेटली नेगेटिव पे फिगर आ रहा है -12473, एंड दैट विल बी योर आंसर। आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। हमने -12473 जो निकाला वो बिल्कुल परफेक्ट निकाला। आपको मैं एक बार लेके चलता हूँ इलस्ट्रेशन 3 की तरफ, आईसीए के सॉल्यूशन में -12473। अब अगर देखोगे अब आईसीए का सॉल्यूशन, तो मैं आपको क्यों कहना चाहता हूँ, इन लोग इतने सारे वर्किंग कर, इतना कुछ अलग अलग से दिखाया, इतना टेबल बनाया, स्टूडेंट बेचारा पागल नहीं हो जाएगा? पागल हो जाएगा वो पागल हो जाएगा, बाद में वो ये निकालेगा। और मैंने एक टेबल में आपको समझाया तरीके से, तो वही तो होता है। मतलब ऐसे तो खुद ही पढ़ लोगे पर खत्म ही नहीं हो पाएगा, पर मैंने जो आपको टेक्निक समझाया ना, उससे आप सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हो। इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है आपको, माथा बच्ची करने का। आप सिंपलेस्ट वे में ये निकाला, हल्का सा फर्क है हमारा, -1274 समथिंग आया, तो वो मैटर नहीं करता। वो डेसिमल प्लेसेस की वजह से हल्का फल्का फर्क आया, क्योंकि इन्होंने 3 डेसिमल प्लेसेस लिए, हमने पूरा लिया। और अब देखोगे यहाँ पर परसेंटेज भी हमारा सही आया, वैल्यू भी हमारा सारा सही आ रहा है, हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ पर तो पॉइंट नंबर ए हमने सेटिस्फाई कर दिया। पॉइंट नंबर ए में जो पूछा गया था, देख लेते क्या पूछा गया था। Identify expected future cash flow in China and determine NPV of the project in Chinese yuan। और हमने चाइनीज वन में NPV of the project बता दिया, नेगेटिव है, ये हमने बता दिया। अब पॉइंट नंबर बी में क्या पूछा, डिटरमाइन करके बताओ whether Opus technology should go for the project or not, assuming that neither there is restriction on the transfer of funds from China to India nor any charges taxes payable on the transfer of funds। तो कहा कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है चाइना से इंडिया में पैसा मंगवाने में, और ना ही कोई टैक्सेस वगैरह लगने वाला है। तो आप प्लीज कृपा करके आप हमें बताइए कि अगर इंडिया में पैसा मंगाया जाए तो फायदा है या घाटा, भी हमें ये बताएं। तो चले हम ये भी बता देंगे। तो इसके लिए तो हमें करेंसी का वैल्यू चाहिए, यानी चाइनीज वन पर रुपी, यानी रुपी पर चाइनीज वन, या फिर चाइनीज वन पर रुपी क्या चल रहा है, क्योंकि हम इंडिया में पैसा मंगवाएंगे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, वन को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा, गंदगी हो गया बहुत ज्यादा, मार करते करते समझ में कम आएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है हमें 9.50 करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है, और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है इंडिया का और चाइना का 12% और 10% रेस्पेक्टिवली। तो क्या मैंने आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी नहीं समझाया? क्या मैंने आपको नहीं समझाया कि दो कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, उससे हम एक कंट्री का प्रीमियम और डिस्काउंट निकाल सकते हैं, और वही प्रीमियम डिस्काउंट स्पॉट में लगता है तो फॉरवर्ड रेट्स आ जाता है। हमने अच्छी तरीके से समझा है। तो यहाँ पर तो हंसते खेलते कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एनम की बात हो रही है, तो 12% 10% भी पर एनम है। देखिए इंडिया का इंटरेस्ट रेट है 12%, तो इसमें हम प्रिंसिपल लगाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 112 बन जाएगा। चाइना का है 10%, तो ये कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा, जो मैंने अपना तरीका समझा। आपने फॉरेक्स भी देख लिया होगा, रिविजनरी वीडियो भी यूट्यूब में। तो यहाँ पर आप देखिए चाइना, हाँ इंडिया का 112 बनेगा, चाइना का 110 बनेगा। आप देखिए चाइना का इंटरेस्ट रेट कम है, देयरफॉर चाइनीज वन शुड बी एट ए फॉरवर्ड प्रीमियम, और इंडिया जो है, इंडिया का 12% इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो इंडिया शुड बी एट ए फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो हमें यहाँ पर देखना है कि स्पॉट रेट किसका दिया हुआ है। स्पॉट रेट दिया हुआ है चाइनीज वन इक्वल रुपी 9.50। तो यहाँ पर क्या ये नहीं कह सकते रुपी पर वन है, क्योंकि एक चाइनीज वन का वैल्यू दिया हुआ है, रुपी पर वन कितना है, 9.50 है। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर वन का आपका स्पॉट रेट दिया हुआ है तो फॉरवर्ड रेट भी हम वन का ही निकालेंगे। तो हमें ये पता करना है वन शुड बी एट ए फॉरवर्ड प्रीमियम है फिर डिस्काउंट है, जबकि वन का इंटरेस्ट रेट कम है तो वन शुड बी एट ए फॉरवर्ड प्रीमियम। तो हम कैसे निकालेंगे, मैं तो आपको निकालना सिखाया, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। चलिए ये देखिए, देखिए रुपये पर चाइनीज वन 9.5 है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट 12%, तो ये 112 बन जाएगा प्रिंसिपल बेस लगाने पर। चाइना 110 बन जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज इंडिया में लगाएंगे तो 112 बनेगा एक साल के बाद, चाइना में 100 लगाएंगे तो 110 बनेगा। तो मैंने कहा कि चाइनीज वन का ही कोड दिया हुआ है, जबकि तो चाइनीज वन फॉरवर्ड प्रीमियम में या डिस्काउंट में हमें जानना है, जबकि इसका इंटरेस्ट रेट कम है चाइना का, तो ये प्रीमियम में रहेगा। कितना, ये 110 से 112 पे पहुंचाना है, यानी 2 बढ़ाना है, कहां से, 110 से बढ़ाना है, क्योंकि 110 से तो 112 पे जाएगा ये, है ना। तो अल्टीमेटली पता चला इतना फॉरवर्ड प्रीमियम होना चाहिए। तो आप देखिए, अगर स्पॉट रेट इतना है चाइनीज वन का और ये इतना फॉरवर्ड प्रीमियम पे रहेगा, तो 1 ईयर फॉरवर्ड नहीं निकाल सकते। सिंपल, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 9.5 स्पॉट रेट है और फ्यूचर में ये 1.818118 ऐसे करके परसेंटेज लगा देंगे, तो इतना प्रीमियम में रहेगा, तो 9.6727 आ रहा है। तो ये आ गया आपका, यानी कुछ नहीं किया, जो स्पॉट रेट है उसमें फॉरवर्ड प्रीमियम पे तो प्रीमियम लगा दिया, 1 ईयर का फॉरवर्ड आ गया। फिर सेकंड ईयर का भी हम निकाल लेंगे,
जो आपका फर्स्ट ईयर का रेट है, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट ईयर के बाद वहां से बढ़ेगा ना, तो फर्स्ट ईयर के रेट पे हमने फिर से प्रीमियम लगा दिया, तो फिर से आपका आ गया यहाँ पे, है ना। और हम ये मान रहे 2 साल तक इंटरेस्ट रेट दोनों का ही रहेगा, इंटरेस्ट रेट बदलता तो अलग बात है, पर दिया हुआ नहीं है तो मानेंगे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट भी है, सेकंड ईयर का भी, ये भी फर्स्ट ईयर का ये है, सेकंड ईयर का भी है। तो इस तरीके से तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से आता है। तो इससे मैंने क्या किया, आपको अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट्स भी मैंने निकाले। तो मुझे पता चल चुका है, कि 9.5 जो है, यानी आपका 9.5 आपका जीरो ईयर का रेट है चाइनीज वन का, रुपी पर चाइनीज वन। फिर 9.6727 फर्स्ट ईयर का है, रुपी पर चाइनीज वन। फिर सेकंड ईयर का 9.8485, है ना, ये हमने निकालिया 9.8485। तो अब हमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि अब इंडिया वाला जो ओपस टेक्नोलॉजी वो तो इंडिया का है ना, वो चाहे वो आपका चाइना में धंधा करना चाहता है, तो इंडिया में उसको अगर वो पैसे को खींच के लाएगा, यानी ये सारे पैसे को अगर वो खींचेगा तो उसका रुपी में क्या वैल्यू आता है, हमें ये चेक करना है। तो हम क्या देखेंगे, हम बोलेंगे कि देखिए -45 लाख हमारा जीरो ईयर में लगेगा इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ईयर में इतना आएगा, सेकेंड ईयर में इतना आएगा, ये हमें पता चला। कैसे पता चला, देखिए ये -45 लाख हमारा लगेगा, कैसे 30 और 15 करके, और ये दोनों हमारे आ रहे थे, है ना। क्या आएगा क्या जाएगा, उस वक्त तो चाइनीज वन में निकाला था तो हमने सारा को सीधा खींच लिया। अभी हम रुपये में निकालना चाहेंगे तो हम हर साल जब लगेगा तभी तुम्हारा रुपये का आउटफ्लो इनफ्लो होगा। तो देखिए जीरो ईयर में हमें -45 लाख लगेगा, 45 लाख हमारा लगेगा चाइनीज वन, तो हम इतना खरीदेंगे चाइनीज वन रुपया देके, तो किस रेट पे खरीदना पड़ेगा, यहाँ पर तो बिडास खे नहीं, चलो अच्छी बात है, तो 9.5 देके खरीदना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट किया इसको रुपये में। तो आप देखिए यहाँ पर कोट दिया हुआ है चाइनीज वन का, कन्वर्ट भी करना है चाइनीज वन को, तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये अगर ए है ये अगर बी है तो ए इंटू बी होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि कोड दिया हुआ है चाइनीज वन का, कन्वर्ट भी करना है चाइनीज वन को, बेसिक समझाया हुआ मैंने आपको। तो मेरा इतना रुपये में आउटफ्लो होगा, ये सारे अब रुपये में आ रहे हैं, रुपये में इतना आउटफ्लो होगा। फिर फर्स्ट ईयर में इनफ्लो है, तो फर्स्ट ईयर का क्या हमने निकाला था, रुपये पर चाइनीज वन निकाला था 9.6927 ऊपर निकाला था, तो इससे हमने कन्वर्ट कर दिया, ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। सेकेंड ईयर में भी कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आ गया। तो ये सारा हमारा वैल्यू आ गया कहाँ का, रुपये का। तो रुपये का हमारा वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर आप मेरी बात समझिए, जो हमने जीडीआर लिया था ना, जीडीआर 11.39% यहाँ पर पुल करने के लिए, ये हमने 11.39% चाइना का हिसाब से लिया था, क्योंकि चाइना के हिसाब से हम जीडीआर इशू करेंगे तो हमारा रेट पड़ेगा। पर अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया का रेट क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट 12% है, तो हमें 12% से पुल करना होगा। इंडिया में इंटरेस्ट रेट आपका जो भी है 12% का। हालांकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग एंटिटी का अलग अलग एस्टिमेट होगा, क्योंकि 12% भी मैटर नहीं करता वो, और अपना भी रिस्क एडजस्टमेंट भी वगैरह जो कुछ करना वो करेगा। मेरे ख्याल से तो 12 से भी ज्यादा होना चाहिए था, पुल करने का जो रेट है वो 12% से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि वो इतनी दूर पे बिजनेस कर रहा है, वो रिस्क वगैरह ले रहा है ना। बहुत सारे और भी डिफरेंट रिस्क रहते हैं, पॉलिटिकल रिस्क वगैरह वगैरह क्या क्या रिस्क रहते हैं, तो मेरे ख्याल से 12% से भी ज्यादा पुल होना चाहिए था। तो यहाँ पर हालांकि इंडिया का इंटरेस्ट है 12%, इंस्टीट्यूट ने भी 12% से पुल किया है, तो मैं ज्यादा डिबेट नहीं कर सकता, पर मेरे ख्याल से ज्यादा होना चाहिए इससे भी, है ना। तो यहाँ पर 12% इंडिया का रेट है, तो उसी रेट से आईसीए ने पुल किया है। रुपये टर्म्स में जब हम पुल कर रहे हैं तो यहाँ पर 12% से पुल करेंगे हम इन दोनों को, और हमारा अल्टीमेटली से पॉजिटिव आ रहा है। तो आप बोलोगे अच्छा पॉजिटिव है, तो आईसीए ने क्या क्या पता है, देयरफॉर प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। क्यों कहा एक्सेप्टेड, कहा कि रुपी टर्म्स में तो आपका पॉजिटिव आ रहा है, पर मैं कह रहा हूँ गधा है आईसीए, मैं कहना चाहता हूं गधा है। पता है कैसे गधा है, अरे भाई आपका तो लॉस हो रहा था चाइनीज वन में -12473, तो आपका रुपये में फायदा क्यों आया, रुपये में फायदा आया एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से। रुपये में फायदा है कैसे, एक्सचेंज रेट बदलने की वजह से। अरे आपको जब एक्सचेंज में खेलना है तो सीधा एक्सचेंज में पैसा लगा दो, सीधा आप एक्सचेंज में बेटिंग कर लो। आप क्यों इतना बड़ा बिजनेस सेटअप करोगे, वहां पर इतना पैसा लगाओगे, मशीन वगैरह खरीदोगे, और उसके बाद एक्सचेंज के भरोसे आपका कमाई होगा। सोचिए अगर एक्सचेंज मान लीजिए आपके हिसाब से नहीं किया, ये सारे तो फोरकास्ट है, अगर एक्सचेंज आपके हिसाब से काम नहीं किया तो अब तो पिट गए। तो फालतू का यहाँ पर ये जो आंसर है ना, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए। आईसी ने कहा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए, पर मेरे नजर में प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, क्योंकि इनका जो कमाई आ रहा है ना, ये चेंजेस की वजह से आ रहा है। आप एक काम कीजिए, सबको 9.5 से पुल कीजिए, फिर देखिएगा नेगेटिव आएगा आपका फिगर। सबको 9.5 से पुल कीजिएगा, करें एक बार, चलिए ठीक है करते एक बार करते हैं। तो 9.5 से सबको करेंगे। पहले वाला तो 42750000 ही आएगा। दूसरे वाला 9.5, मान लीजिए एक्सचेंज रेट बदलते ही नहीं है, 835500 इंटू 9.5, ये आ रहा 7937250। 835500 इंटू 9.5, 7937, हाँ ठीक है
7937 ये आपका फर्स्ट ईयर का, यहाँ का वैल्यू है। तो मतलब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका फर्स्ट ईयर का वैल्यू है ना, मतलब एक्सचेंज रेट कन्वर्ट करने पर इसे मुझे फिर इसे पुल करना पड़ेगा यहाँ पर जीरो ईयर में। किस रेट से, 12% से पुल करूंगा, डिवाइडेड 1.12, ये आ रहा है 7086830। चलिए ठीक है, फिर एक और आपका ये रहा 4637 इंटू 9.5 आ गया हमारा वैल्यू। और ये हमारा वैल्यू जो है थर्ड ईयर में है 44054730, ये हमारा है। ये आपका सेकंड ईयर में, सॉरी थर्ड ईयर नहीं सेकंड ईयर में, हम इसे पुल करेंगे डिवाइड बाय 1.12 दो बार करेंगे, ये आ रहा 35120161। अब देखते हैं, प्लस 7086830 माइनस 42750000, देखिए नेगेटिव आ गया, -543008 नेगेटिव आ गया आपका, है ना। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आना ही है, आपका नेगेटिव यहाँ पर आएगा ही है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि आप समझिए यहाँ पर एक्सचेंज के भरोसे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि अब एक्सचेंज के भरोसे आप ना प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करा रहे हो, फिर तो प्रोजेक्ट में पैसा मत लगे, सीधा एक्सचेंज में पैसा लगा दीजिए, है ना। सीधा एक्सचेंज में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं ना, वो को एंटर कर लीजिए, फॉरवर्ड रेट में आप खेल लीजिए, क्यों फालतू का इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो। तो मेरे नजर में देखिए, मुझे आपको लॉजिक देना, मेरे नजर में इसमें भी एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका यहीं पर नेगेटिव आ गया ना आपका, तो आप इससे एक्सचेंज में खेलोगे ज्यादा कमाओगे आप, क्योंकि वो नेगेटिव वाला इंपैक्ट नहीं रहेगा ना, सीधा एक्सचेंज में खेलोगे ज्यादा कमाओगे आप। यहाँ पर उल्टा आप तो नेगेटिव के चक्कर में फंस रहे हो, तो आप कमा रहे हो, आप इससे ज्यादा कमाओगे डायरेक्ट एक्सचेंज में खेलोगे। तो कोई गधा ही होगा जो इस प्रोजेक्ट को ऐसा एक्सेप्ट करेगा मेरे नजर में तो, ठीक है। तो मेरे ओपिनियन में प्रोजेक्ट अब भी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी खैर आईसी ने कहा है कि यहाँ पर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होना चाहिए, आप भी सॉल्यूशन एग्जाम में एक्सेप्ट करा के ही कराओगे, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करोगे आप यहाँ पर। तो चलिए उम्मीद है आपको समझ में आया। यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर बस रुपये में कन्वर्ट किया और पुल किया, और हमने देखा पॉजिटिव है, तो हम आईसी के हिसाब से कहते हैं प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। पर समझ गए ना, मेरा ओपिनियन के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक और चीज है, यहाँ पर आईसीए ने यहाँ पर दो एजम्पशन लिया, पर हालांकि उसका जरूरत नहीं था मेरे हिसाब से, पर चलिए ठीक है, एजम्पशन लिया तो मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, एक और इन्होंने एजम्पशन लेके एक और पार्ट किया इन्होंने, सोल्यूशन जो है दो एजम्पशन लिया इन्होंने, चलो ये पूरा ही ले लेता हूँ ताकि आपको सीट मिले तो उसमें आपके पास रहे। कॉपी कॉपी कॉपी, अच्छा जगह चाहिए। चलिए तो यहाँ पर अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया एक एवोल्यूशन फ्रॉम आपका ओपस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया, ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा लगेगा तभी तो देना पड़ेगा। जीरो ईयर में लगेगा जीरो ईयर में देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में आएगा तो फर्स्ट ईयर में मंगवा लेंगे, सेकंड ईयर में आएगा सेकंड ईयर में इंडिया में मंगवा लेंगे। पर यहाँ पर आईसीए ने एक ओपिनियन तो ये दिया ही, जिससे इनका 870008 है, हमारा भी ये है 874176 है, हल्का सा फर्क है, मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एवरी ईयर पुल किया, है ना, पुल किया और एनपीवी बताया। दूसरा एक और एजम्पशन इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एज्यूम किया कि जो फंड्स है ना वो एंड में ट्रांसफर होंगे, मतलब जो आपके फर्स्ट ईयर के जो फ्लो है, फर्स्ट ईयर का जो ये पैसा है, आप इसे मान रहे हो कि आप इसे सेकंड ईयर में ही पुल करोगे। तो यहाँ पर 4637,340 जो है ना, अब इस पे कर दो प्लस, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इसे मैं मिटा रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि मेरा जो पैसा एक तो -45 लाख यहाँ लग रहा है, ठीक है, दूसरा 835500 मेरा यहाँ पर पैसा आएगा, है ना, और एक आएगा मेरा 4637,340 मेरा युआन में पैसा है, ये सारी युआन में पैसा आएगा, पर मैं इसको यहाँ भेज दे रहा हूँ 835500, मतलब इसे मैं होल्ड करके रखूंगा, यहाँ इसे रुपये में कन्वर्ट नहीं करूंगा, मैं सेकंड ईयर में इकट्ठा एक साथ करूंगा। तो कितना आएगा 4637,340 प्लस 835500, यार 5472,840 आ गया ना, 5472,840। तो अब देखिए 5472,840 को इकट्ठा
9.85 से पुल करके, सॉरी 9.85 से रुपये में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कितना आएगा, मैं सीधा यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 53907474। और इसे तो आज का रेट कितना है, 9.5 ही है, इसे 9.5 से पुल किया जाएगा तो कितना आएगा, वही 42750000 आएगा। और फिर बाद में इसे क्या किया जाएगा, इसे पुल किया जाएगा ऑब्वियसली किस रेट से, 12% से पुल किया जाएगा। तो अगर हम इसे 12% से पुल करें, चलो हम खुद ही कर लेते हैं, 53907474 डिवाइडेड 1.12 इक्वल 42974708, ये माइनस पे तुम्हारा आ जाएगा -427500, यार 224708, यानी एनपीवी आएगा 224708। यहाँ पर ये आ गया हमारा एनपीवी। इनका भी आएगा 21425, इनका वो डेसिमल प्लेसेस से अलग लिया हुआ है, 3 डिजिट में लिया हुआ है, इसलिए ये आ रहा है। अदरवाइज हमारा परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 224 है, इनका 2,14,000 है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो चलिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, आराम से हमने अपना निकाल लिया। एक बार फिर भी मैं इनका चेक कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, तो हल्का सा फर्क आएगा, कोई मैटर नहीं करता है, अल्टीमेटली हमारा ये एनपीवी आ गया। तो यहाँ पर ये दो एजम्पशन लेकिन उन्होंने सॉल्व किया। एक एजम्पशन पहला, ऑब्वियसली बात है, यही सही है, यही करेक्ट है, यही करेक्ट है। एवरी ईयर हम क्या करेंगे, एवरी ईयर हम करेंगे, जब आएगा तब हम पुल कर लेंगे। फर्स्ट ईयर का पैसा वहां क्यों रख के रखेंगे, तभी पुल कर लेंगे, हम कहीं और पैसा लगाने की सोचेंगे, है ना। हम एक्सचेंज के भरोसे थोड़ा वहां पर रख के रखेंगे कि एक्सचेंज का फायदा मिल सकता है, हम दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर फिर भी आईसी ने यहाँ पर दो एजम्पशन लिया, एंड दूसरे एजम्पशन के हिसाब से इन्होंने सीधा सेकंड ईयर में सारा पैसा को ले गए और उसे पुल किया, बोला फर्स्ट ईयर का पैसा को भी सेकंड ईयर में पुल करके लेके जा रहे। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा गलत लगा, मुझे ये सही नहीं लगा। पर फिर भी खैर मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको भी इसके अंदर रेफरेंस के लिए, ताकि आपको समझ में आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सिंपल था ये पिछले वाले क्वेश्चन से। एक बार रिकैप दे देता हूँ फटाफट से, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको ये समझाया कि लैंड खरीदा एंड बाद में बेचा, बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगा। ऑफिस कॉम्प्लेक्स खरीदा, डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग मिला, बाद में कैपिटल गेन टैक्स लगा। तो नेट पे पैसा कितना है आपको देखना है, पैसा आया भी है, टैक्स लगाया तो। फिर सेल्स का खर्चा हमने इन्फ्लेशन लगा के एडजस्ट किया, कॉस्ट इन्फ्लेशन लगा के एडजस्ट किया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन्फ्लेशन लगा के एडजस्ट किया, ये सारा किया। ध्यान रहे कॉस्ट आपका 40% तो सीधा आपने ले लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला ऑलरेडी 54 लाख इन्फ्लेटेड है, तो उसमें सीधा 40% ले लेना, एक्स्ट्रा से नहीं लगाना। और टैक्स एक्सपेंसेस हमने दिखा दिया, तो हमारा नेट वैल्यू आ गया। तो पहले तो 1 में हमने सारा पुल किया, तो हमें पता चला कि 1 में नेगेटिव आ रहा है, तो प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। और इसी से पता चला कि आगे भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ओपस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, तो हमने ओपस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालने के लिए एक तुमने जीडीआर के थ्रू रिक्वायर्ड रेट निकाला 11.39%, और दूसरा हमने एक्सचेंज रेट निकाला, फॉरवर्ड रेट्स निकाला फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का 9.5, 9.672 से 9.8485, ये आप सिंपल आराम से निकाल सकते हो। ये सारा निकालने के बाद हमने फिर क्या किया, वही 1 को क्या किया, कन्वर्ट किया इनटू रुपी, और फिर पुल किया, रुपी में कन्वर्ट करके पुल किया एवरी ईयर। तो हमें पॉजिटिव मिला, और हम कह रहे हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। पर ये गलत है, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स भी आपका, मतलब एक होता है ना कि एक्सचेंज रेट्स आपका, चलो ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड रेट दिया हुआ भी है, तो मैंने कहा कि मान लीजिए फॉरवर्ड रेट फिक्स्ड, आपने ऑलरेडी आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फॉरवर्ड रेट्स का, तो ये फिक्स्ड भी अगर हो गया, तो ये भी नहीं होता, फॉरवर्ड रेट्स ऐसा नहीं होता आज फिक्स। क्यों पता है, क्योंकि कैश फ्लो भी अनसर्टेन है, कैश फ्लो भी आपके अनसर्टेन है, ये सर्टेन ही कि कैश फ्लो इतने होंगे, पहली बात तो आप ऐसे जहां पर कैश फ्लो आपके अनसर्टेन रहते हैं, वहां पर जनरली फॉरवर्ड नहीं करते। चलिए एस्टिमेशन में फॉरवर्ड कर भी लिया, तो मैंने कहा ना प्रोजेक्ट में क्यों पैसा लगा रहे हो, फिर सीधा एक्सचेंज में खेल लो ना। तो इस तरीके से गलत है, पर फिर भी चलिए यहाँ पर पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ। और दूसरा तरीका यहाँ पर सीधा सेकंड ईयर में ही हम सारा कैश फ्लो उसको ले जाके 0 में पुल करके निकाल रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट होना, बस इतना ही। ये सारा चीज मैंने आपको बताया, रिवाइज करा दिया, बस बात खत्म, एंड ये क्वेश्चन डन।